तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह रोल था तुम्हारा डायरेक्टरी का, जिसकी वजह से है ना डायरेक्टरी रोल भी, जो रोल ऑफ डायरेक्टरी था, ये सिस्टम जो था, ये भी कहीं ना कहीं बल दिया नेपोलियन को आगे राइज करने में, क्योंकि इनएफिशिएंट थे, इनकेपेबल थे, जो फाइनेंशियल डाउन ट्रोडन फेस कर रहे थे, यानी कि जो फाइनेंशियली जो कंट्री बहुत दिक्कत में था, फ्रांस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और इकोनॉमिक हार्डशिप तो फेस कर ही रहे थे ये सब। तो कैसे आगे बढ़ा, तो मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया ही है तुम लोग को। उसके बाद नेपोलियन का अपना ही एक अलग अचीवमेंट, उसके बाद रोल ऑफ पॉलिसी ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन जैसे ही बाहर गया, चाहे वो इजिप्ट का हो, तो उसका जो मिलिट्री कमांड था दिखा लोगों को और एक्सेप्ट किया कि यस ये जस्टिस दे सकते हैं हमें। उसका पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हमने बात किया ही कि न्यू सिविल सर्विस क्रिएट किया इन्होंने, सेंट्रल सेक्रेटरीट का बात किया था। उसके बाद सिस्टम ऑफ लोकल ऑफ इलेक्शंस ऑफ लोकल ऑफिसर्स ये अबंडन कर दिया गया, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लिमिटेशन यही था कि लिबर्टी तो बोल तो रहे थे मगर दिया नहीं गया, 20 आदमी से ज़्यादा कोई वहाँ पे साथ रह भी नहीं सकता है, वही अभी के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 144 कह सकते हो। किसी का भी तुम तलाशी ले सकते हो, किसी को भी तुम अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट का, तो रॉल ऑफ द एक्ट से तुम कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ को, मैंने पिछले बार भी बोला था। और किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ सस्पिशियस, यानी कि सस्पिशन हुआ, शक के आधार पे तुम कर सकते हो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कर्व कर दिया गया पूरी तरीके से, जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी तुम्हारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे सबको कर्व, क्योंकि ये मीडिया वाला हाउस सब क्या गलत दिखाएगा, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में, नेपोलियन कॉन्टेक्स्ट में एक प्रेशर क्रिएट करेगा वहाँ पे, इसे ख़त्म कर दो इस सब चीज़ को। उसका पावर जो नेशनल कन्वेंशन का था, लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ को पूरा हटा दिया गया उसका। जुडिशियल रिफॉर्म्स, लॉज कोडिफाई क्या होते हैं, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट से मैंने तुम लोगों को बताया था। भीमराव अम्बेडकर साहब का मैंने उदाहरण भी दिया था तुम लोग को। 1807 में यही नेपोलियनिक कोड बन के आया, उसके बाद में नेपोलियनिक कोड कहते हो, ये कोड नेपोलियन था, इसी को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं हम लोग। और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया गया जस्टिस देने के लिए सभी को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए थे, तो जानते हो कि अलग अलग धारा का अपना अपना अलग अलग विचारधारा था, है ना। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया, ये अलग बात है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम डिटरमेंटल हो गया इनके लिए ही। पॉलिटिकल, यदि मैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स कहूँ तो गजब का एजुकेशनल रिफॉर्म्स था, इन्होंने कोशिश किया इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर्स को क्रिएट करने का, और उसके बाद साथ साथ हाँ एजुकेशन में अपना बात पहुँचाना, आदमी का थिंकिंग कैप्चर करने का बात। 1892 में मिलिट्री स्टाइल स्कूल बनाया गया, अभी भी चलते हैं वर्ल्ड में इस तरह के। उसके बाद फ्रेंच यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था 1808 में, और कॉलेजेस जितने भी थे इसी से एफिलिएटेड थे, यानी कि इसी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर रहते थे। टीचर को फिर से ट्रेनिंग दिया गया ढंग से, ताकि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्रिएट कर सके। लिमिटेशन क्या था, महिलाओं का एजुकेशन में कोई सवाल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और कोई भी एफर्ट्स नहीं किया गया ताकि गरीब लोग भी, जो वंचित लोग थे, वो भी मुख्य धारा में जुड़े, तो ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ था। रिलीजियस रिफॉर्म का बात करो तो हुआ था, वही कॉन्कॉर्डेट था। ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि 1801 में नेपोलियन एक अग्रीमेंट करता है पॉप के साथ, उसी को बोलते हैं कॉन्कॉर्डेट। इस अग्रीमेंट के थ्रू क्या है कि नेपोलियन ने जो भी दुख झेले थे कैथोलिक चर्च ने, उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया था। क्योंकि जानते हो कि जो रेन ऑफ टेरर में या फिर 1789 के बाद जो भी चला है आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टाइल, उसके बाद चर्च के ऊपर तो बहुत हमला हुआ है, एक दुख था ये लोग को। और साथ साथ ये भी है कि लोग का अपार श्रद्धा है अभी भी चर्च पे, है ना, क्योंकि एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो ही जाता है, तुम भले ही कुछ भी बोल दो, जब बात आता है तो देखो हम भी कितना क्लास में बोलते थे, कल जो भी ओकेजन हुआ उसमें हम खुद बैठ के पता उता दे रहे थे और हम भी प्रोनाउंस कर रहे थे शब्दों को। यस, आप उस चीज़ से हट नहीं सकते, सिस्टम में बार बार आएगा आपके सामने से, तो वही बात है। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रीस्ट को अडॉप्ट किया गया कि हाँ प्रीस्ट हम अपॉइंट करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप पावर ले रहे हो अपना, अब वो चलने नहीं दोगे उसको पूरी तरह, तो अब अंदर, यानी कि ये मोनार्क ट्रू सेंस में मोनार्क बन रहा है, ट्रू सेंस में कि पूरा हाथ में पूरा कंट्रोल। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्रीस्ट अडॉप्ट कर लिया गया। इस इलेक्शन में नॉन कैथलिक भी लोग वहाँ बैठेंगे और वोट करेंगे, यानी कि जो दूसरे वाले संप्रदाय वाले लोग हैं, चर्च का दो है, जानते हो, प्रोटेस्टेंट क्लास और कैथलिक, जान ही रहे हो तुम। एज ऑफ रिफॉर्मेशन हुआ, एज ऑफ इनलाइटमेंट हुआ, रिनांसास हुआ बहुत पहले। रोबस्पियर के टाइम में जानते ही हो, रेन ऑफ टेरर में,
है ना, बहुत सारे अटेम्प्ट किया गया था इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने का, चर्च इंस्टीट्यूशन को। तो फ्रेंच मैन तो डिवोटी थे कैथोलिक के, इमेंस फेथ था चर्च में, ठीक है। बस वो चर्च के अगेंस्ट नहीं थे, चर्च के इविल्स के अगेंस्ट थे। नेपोलियन ने प्रयास किया कैसे रिफॉर्म्स किया जाए और कैसे लोगों का आस्था बढ़ाया जाए चर्च में, ठीक है। और यही चीज़ उन्होंने कॉन्कॉर्डेट एक्ट यानी कि रिलीजियस पीस के थ्रू किया है। और रोमन कैथोलिज्म वो मेजोरिटी ऑफ लोग उसको पसंद करते थे, मानते थे लोग वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रीस्ट नॉमिनेटेड करना शुरू कर दिया फ्रेंच गवर्नमेंट ने। और ये क्या है, और ऊपर रहेगा प्रीस्ट का पोप, पोप सबको देखेगा, पोप सबसे हेड है। और प्रीस्ट अलग अलग चर्च में जाकर, अभी भी पोप सबसे हेड है कि नहीं, जो कि रोम में है, इटली का पार्ट, जानते हो इटली का भी हिस्ट्री जान ही रहे हो तुम लोग। जो सैलरी था प्रीस्ट का वो फ्रेंच गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या कि सुप्रीमेसी, फुल सुप्रीमेसी, क्योंकि आप किसी का यदि सैलरी डिटरमाइन करते हो आप सुप्रीम हो, क्योंकि आपसे कोई बगावत नहीं कर सकता, करेगा तो फिर दिक्कत है। तो एवरी फ्रेंच मैन वॉज इंजॉय रिलीजियस फ्रीडम, वॉज टू जॉब, सब लोग चाहते थे। तो इसके बाद क्वेश्चन वगैरह की थी, मैं क्वेश्चन में नहीं जाना चाहूँगा, मैंने बात किया था। अभी यहाँ से नया क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, नेपोलियन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द हिस्ट्री ऑफ, अच्छा ये सेम आगे क्या, सेम आगे क्या कॉमन, क्वेश्चंस का आंसर है, बिल्कुल 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 क्वेश्चंस का आंसर है। तो हाँ देखते हैं, क्वेश्चंस का आंसर ये था कि हाँ, कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन वॉज फ्रजाइल फॉर टेम्पररी, हिज सिविलियन वर्क वॉज बिल्ट ऑन ग्रेनाइट। देखो ये एक शब्द है, मतलब एक तौर तरीका पूछने का तरीका ये है, यदि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नेपोलियन का हुआ था तो वो क्या था, वो पूरा फ्रजाइल था टेम्पररी टाइम के लिए, यानी कि उतना दुरुस्त नहीं था। मगर सिविलियन तुम वर्क का बात करेगा तो वो भी ग्रेनाइट पे ही था, वो भी खतरनाक ही था, यानी वो भी स्टेबल नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट करो इस पर। तो देखो इसमें क्या है कि मिलिट्री अचीवमेंट का बात करें तो इटालियन का कैंपेन 1797 में, और सेकेंड तुम्हारा जो कोलिशन बना था 1802 में, जहाँ ब्रिटिश फोर्सेस डिफीट कर दिया था, अभी बताऊंगा नीचे। थर्ड कोलिशन फिर से बना 1804 में, जहाँ पर ऑस्ट्रियन फोर्सेस डिफीटेड, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जून 1807 का फिर रसिया वॉज डिफीटेड, यानी कि ये हरा रहा है, जर्मनी ये हरा रहा है और नेपोलियन हरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हुआ है, आगे देख लेते, चलो आगे देख लेते। इसी का आंसर देखो, इसी का आंसर इसमें दिया गया है लिख के बढ़िया से, कि नेपोलियन ग्रेटेस्ट मिलिट्री, देखो अब इंट्रोडक्शन के साथ ना क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके साथ, कि नेपोलियन क्या है कि ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, हिज सक्सेस वाज इक्वली रिमार्केबल। इसका जो सक्सेस है वार्स में भी और पीस में भी, दोनों में ही बहुत अहम भूमिका अदा किया है, ठीक है। यानी कि वार में भी पीस में भी, क्योंकि पीस कायम करेगा तभी ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकता है, वार होगा तभी ना तुम फ्रांस को बचा कर रख सकते हो, अदरवाइज सब कोलिशन तो बन ही रहे थे। तो दोनों ही कर किया है, बट इट मस्ट बी एम्फोसाइज दैट द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन इट्स शॉर्ट लिव, वही तो बोल रहा है। और ये तुमको जानना होगा कि जो मिलिट्री अचीवमेंट हुआ तो कुछ ही पल के लिए हुआ था, बट हिज सिविलियन वर्क्स कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन आफ्टर दैट ही वाज नो मोर। मगर इनका जो सिविलियन जो वर्क किया गया था ना, वेलफेयर के लिए जो किए हैं, अपना जो नेपोलियनिक कोड है, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का, जो भी बहुत सारा चीज़ था, वो इनके गुजरने के बाद भी लंबा दशक तक अभी तक चला है। ये है क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था, कि मतलब ये था कि वो फ्रेजाइल था मिलिट्री, मगर जो आपका सिविलियन वर्क्स है हाँ वो ग्रेनाइट पे था, वो ग्रेनाइट पे था। मैं उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसका आंसर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसको तुमको वर्ड को इंटरप्रेट करना होगा ढंग से, अदरवाइज गलत लिख दोगे आंसर। देखो इटालियन कैंपेन जो हुआ था 1996 और 1796 और 97 का was first military achievement of Napoleon. He successfully conquered Italy by defecting forces of Austria. क्योंकि तुम्हारा इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया का दबदबा था, जानते हो ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। तो जब ये गए थे 1797 में, उसी टाइम में, तो वहाँ पे इन्होंने गजब का स्किल दिखाया था और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इटली से हटा दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद दूसरा देखो 1802 में ही डिफीटेड ब्रिटिश फोर्सेस डिसेसिवली, यानी खतरनाक तरीके से हरा दिया था 1802 में, और पीस ऑफ अमेंस ब्रिटेन, और उसके बाद पीस को मेंटेन किया, इम्पोज पीस ऑफ अमेंस ऑन ब्रिटेन, यानी कि उसके बाद पीस इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद एज पर द प्रोविजन, जो प्रोविजन जो बना था ब्रिटेन के साथ,
द पीस ट्रीटी ब्रिटेन एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ नेपोलियन इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। अब जैसे ही 1802 में ब्रिटेन को हरा दिया इसने, तो अब ब्रिटेन ने माना, अब मानना पड़ा, हार जाओगे तो तुमको मानना पड़ेगा जो बात है, तो तुमको मानना पड़ा यहाँ पे कि यस नेपोलियन ही कॉन्टिनेंटल यूरोप का वो है, सबसे सुप्रीम पावर है, मानना पड़ा इसको। अब बाद में नहीं गिराया उसको, 1817 में जाके गिराया है। In December 1805, Napoleon defeated Austria in the Battle of Austerlitz and imposed Peace of Pressburg, यानी कि जगह का नाम है। यानी कि फिर से 1805 में, यानी कि देखो कैसे क्रोनोलॉजी कैसे चल रहा है, देखो मिलिट्री अचीवमेंट का अलग अलग लिखा है। यानी कि 1996 या 1997 में इसने किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया। कहाँ पे? इटली में, नंबर 1। दूसरा क्या है तुम्हारा? 1802 में ब्रिटेन को हराया, ठीक है, और वहाँ से सुप्रीमेसी हुआ कि हम कॉन्टिनेंटल यूरोप का हम ही सुप्रीम लीडर है। दूसरा 1805 में फिर से नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है, और फिर वहाँ पे साइन हुआ। अभी साइन में क्या था ये तुम्हारा, अभी याद करना नहीं कि कौन सा पीस हुआ, नो हल्का हल्का बता दो क्रोनोलॉजी के साथ, इट्स मोर देन इनफ। एज पर द प्रोविजन पीस में क्या था कि होली रोमन एम्पायर वाज डिजॉल्व, जो होली रोमन एम्पायर था पूरा वो डिजॉल्व करते हैं इसको। एम्पायर एक बड़ा एम्पायर था ना रोमन एम्पायर, फुल डिजॉल्व है, क्योंकि ऑस्ट्रिया इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ रोमन एम्पायर ऊपर, क्योंकि ज़्यादा एरियाज है उसका। क्योंकि जब रोमन एम्पायर टूटा तो नीचे तुम्हारा बेजेंटाइन एम्पायर बना, बहुत पहले याद करो, और ऊपर तुम्हारा क्या था, ये वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो खत्म हो गए, रेनेसांस ये सभी पीरियड में बताया। एक ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा दबदबा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो रोमन एक ये लोग ग्लोरी कर रहे थे कि हम रोमन का ही पूर्वज है, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व ऑस्ट्रिया का, समझ गए। मोर देन 30 स्मॉलर, देखो 300 स्मॉलर जर्मन स्टेट, देखो यही तो बात है ना, वो एमलगमेटेड एंड क्रिएट 39 स्टेट। यही मैं बोलता हूँ कि 300 से भी अधिक स्टेट्स, वो तो पता भी नहीं, अभी भी किसी को पता नहीं कि 300 से भी अधिक जो तुम्हारा जर्मन स्टेट था वो बिखरा हुआ था, सभी को अमलगेट करके, यानी कि सभी को कॉन्सोलिडेट करके 39 स्टेट्स बनाएंगे। और नेपोलियन वाज एक्सेप्टेड द सोवियत क्रिएटेड बाय द पुटिंग टुगेदर। उसके बाद उसको नेपोलियन कहो तो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया वहाँ का, उस जगह का, क्योंकि भाई इसी ने क्रिएट किया। और बाद में ये चीज़ बहुत फायदा हो गया पर्सिया को राइज करने में, और पर्सिया वहाँ पे जोलोबेरिन वाला जो यूनियन बना था, जो कि बहुत बड़ा हेल्प किया, और उसमें बिस्मार्क जैसे कमांडर आ जाते हैं तो और कंट्री को आगे ले चले जाते हैं। तो थैंक्स टू नेपोलियन कि बिस्मार्क को बहुत आसानी हुआ है बाद में, समझे। अक्टूबर 1806 में क्या हुआ कि नेपोलियन डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो मजाक नहीं है, नेपोलियन ने बहुत अचीवमेंट भी किया है। हम बैटल ऑफ वाटरलू का बात करते हैं ना, उससे पहले देखो कितना कुछ हुआ। अक्टूबर 1806 में नेपोलियन ने डिफीट कर दिया जो कंबाइंड फोर्स ऑस्ट्रिया और रसिया को, ठीक है। अब बैटल याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। इन जून 1807 नेपोलियन डिफीटेड रसिया, ठीक है, रसिया को फिर से किया, और टिलकिट एक तुम्हारा जो ट्रीटी हुआ था वो इम्पोज किया गया। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या कि रसिया एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ नेपोलियन इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। अब रसिया भी करें, क्योंकि रसिया तो बहुत टच है, अभी तो रसिया दिखता है तुमको, उसमें यूएसएसआर था और बड़ा था, वो तो टच कर रहा था यूरोप को, तब वो भी स्वीकार कर रहा है कि नहीं आप ही है। इन दिस वे नेपोलियन मिलिट्री ग्लोरी रीच्ड टू इट्स पीक, ऑलमोस्ट होल ऑफ यूरोप वाज एट इट्स फीट इन जुलाई 1807। 1807 में पूरा होल यूरोप लगभग उसके कदमों पे था। पूरा नेपोलियन अकेले खुट्टा जमा के बैठा हुआ है पूरा यूरोप पे। इसलिए बोलते हैं कि भाग्य विधाता बना नेपोलियन, यूरोप को पूरा हाथ में रख लिया। उधर वो भी मान गया, ऑस्ट्रिया भी मान गया, उसको भी ब्रिटेन भी मान गया, इधर रसिया भी मान गया, बड़ा बड़ा जो पावर है। द ट्रीटी इज कन्क्वायर्ड बाय नेपोलियन एंड ग्लोरी एक्वायर्ड बाय हिम थ्रू मिलिट्री पावर प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। मैं ये जो चीज़ था 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरा, कुछ ही पल के लिए, क्योंकि जो सक्सेस मिलता है कमल कुछ ही पल के लिए, लंबा नहीं चल सकता। देखो कल का ऑक्सीजन कहाँ हो गया खत्म, है ना। फिर 1-2 दिन में गाड़ी आएंगे तुम लोग जो इतना मेहनत किए, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरा, क्या करेंगे। तो यही हुआ गुरु जी के साथ भी कि 1808 में नेपोलियन कैप्चर्ड। अब देखो अब यहीं से स्पेन वाला जो अल्सर शुरू होगा, समझो। तो यानी कि बहुत सारे इवेंट हो चुके थे। अब क्या हुआ कि जब 1808 में नेपोलियन ने कैप्चर किया स्पेन को, स्पेनिश सिविल वार वहाँ शुरू हो गया। अब देखो नेशनलिज्म का बीज बो दिया गया वहाँ पे,
फेलियर ऑफ नेपोलियन इन सब्जुगेटिंग स्पेनिश, क्योंकि हल्के में ले लिया ना इसको। स्पेनिश बोला हो झुटपुटिया है सब। हाँ क्या चीज़ है, तो स्पेनिश जो रिबल्स है, आप देखो स्पेनिश रिबल्स है तो ये लोग तो पक्का हेल्प करेगा ब्रिटेन वाला लोग सब, रसिया वाला लोग सब, समझो क्या कि हारा हुआ है तो सोचेगा कि बाबू कहाँ टाइम हमको मौका मिलेगी तो ख़त्म करें हम। तो जो सब्जुगेशन था कि स्पेनिश रिबल्स को ख़त्म करेंगे, नहीं हो पाया, और यही सबसे बड़ा रीजन बना तुम्हारा डाउनफॉल होने का। 1812 में क्या हुआ, नेपोलियन ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट रसिया। अब रसिया को जा रहा है धोने के लिए, ठीक है फिर से। तो क्या हुआ, इन दिस कैंपेन नेपोलियन सफर्ड लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर ड्यू टू रशियन हार्श कंडीशन। यही तो है, ये तुम्हारा हिटलर के साथ भी हुआ, नेपोलियन के साथ भी यही हुआ। अब रसिया को करेगा ये मिलिट्री कैंपेन कि रसिया को हम जीतना है। रसिया तो बहुत अलग चीज़ है, अब चिड़िया वहाँ नहीं रह सकता है, यहाँ पे कांवड़ ताल में आके डेरा जमाता है, तो ये सब क्या चीज़ है। बहुत ठंड है यार, वो इतना ठंड है वहाँ पे, वो मर जाएगा ऐसे करके, ऐसे रहेगा हड्डी ऐसे करके, सेल्फी खिंचाते रहना बैठ के, हालत बुरा हो जाता है। गया ये लोग सेल्फी के बहाने वहाँ पे चल दिया ऊपर घाट में, तब ह्यूज लॉस हुआ, तो उसको बड़ा गया, अरे बाप रे बर्बाद कर दिए, बर्बाद स्टेप ले लिए हम। तो वही बोला इस कैंपेन में नेपोलियन को बहुत लॉस हुआ, बहुत सारे सोल्जर मरे, क्यों, रसिया का हार्श कंडीशन की वजह से। अक्टूबर 1813 में देखो, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लेब्लिच। हाँ 1813 में शुरू हो गया था, लेब्लिच का जो तुम्हारा बैटल था उसमें हार गया जी। विद दिस डिफीट ऑल हिज मिलिट्री अचीवमेंट वर वाइप्ड, जितना भी बड़ा जो डिंगराबाजी किया था 1803 में, ये वो पलना डिंगना चिन्ना सब खत्म। क्यों, आप जितना भी ग्लोरी है आप ऊपर जाइए, ऊपर हार जाइए, हो गया बात खत्म। तो सब अचीवमेंट धरा का धरा रह गया। नेपोलियन कोशिश किया, ट्राई टू रिकवर हिज पोजीशन बट डिफीटेड। और वाटरलू 1815 का लास्ट बैटल में बाबू का सब चला गया, कुछ नहीं रहा। ड्यू टू दिस शॉर्ट लिव्ड कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन मिलिट्री अचीवमेंट, इट इज टर्म्ड एज अ मिलिट्री वाज फ्रेजाइल। इसलिए जो शॉर्ट लिव्ड था कि प्रोएक्टिवली 1800 कह सकते हो, ऐसे 96-97 में तुम लोग को दिख गया था। मैं ये कब तक, आखिर कब तक चला, आखिर 1812 में जब किया था तो हार्श कंडीशन हो ही गया। हम 1808 में ही डाउनफॉल शुरू हो गया था स्पेनिश अल्सर की वजह से, यानी कि कितना मात्र ये 7-8 साल ही चला है इसका ग्लोरी, है ना। 7-8 साल क्या ग्लोरी होता है ना। स्पेनिश अल्सर हुआ, उसका फिर रसिया कैंपेन, ये डाउनफॉल हो गया, जैसे गिरा बाकी कोलिशन बन के उड़ा दिया उसको। इसलिए कहा था कि जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट थे वो फ्रजाइल थे, लंबा समय तक लिए नहीं चले। लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन सिविल वॉर्स, लॉन्ग लास्टिंग जी, लंबा। अब नेपोलियन सिविल वर्क्स जो है इसका तो गजब असर है, नेपोलियनिक कोड का, जुडिशरी कोडिफिकेशन का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का, ये तो सदा बाहर आ गया ना। तो वही बोला जाए कि द सिविलियन वर्क्स जो नेपोलियन का था वो तो लॉन्ग लास्टिंग रहा, जो बात इससे आप दरकिनार नहीं कर सकते हो। फ्रजाइल मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ, वो बिखरा हुआ। और ये ग्रेनाइट वाला था इसके लिए, तो ग्रेनाइट के यहाँ कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। मैं एक बार आंसर करके तब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तुम लोग को, तो ज़्यादा याद होगा। अरे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको इंटरप्रेट करना इट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि वो दिया गया तुकबंदी में, उसको साहित्य वाला भाषा वाला कहते हैं कि साहित्य भाषा से पकड़ना उसको, समझ ना। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तुम पकड़ लोगे। यदि बहुत ज़्यादा जानते हो कि तुम क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके हो कि इसका ये भी था, ऐसा भी था, ये वो पूरा जब नॉलेज है और क्वेश्चन तुम देखोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको नॉलेज वहाँ पे ले जाएगा कि नो इसका आंसर यही होगा। ये बिकॉज ऑफ नॉलेज, जितना नॉलेज होगा उसको इंटरप्रेट करने में, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में उतना ही आसानी होगा। और जितना कम नॉलेज होगा तुम लोगों के पास तो क्वेश्चन उतने तरीके से गलत इंटरप्रेट कर दोगे तुम लोग, समझ ना। ये होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोमल, समझ ना। तो चलते हैं इस चीज़ को समझते हुए कि सिविलियन वर्क जो नेपोलियन के थे बहुत लंबा लॉन्ग लास्टिंग किया है जी। इनफैक्ट अब बहुत सारा इंस्टीट्यूशन तो कोमल अभी भी तुमको दिखेगा जाके फ्रांस में, गई हो फ्रांस? कोई बात नहीं, हमारी कोमल अब एक ही बार जाएगी। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस जाएगी, पेरिस में जाएगी बाबू, ठीक है। पार्टी करेगी और सेल्फी भी खींच के स्टेटस लगा देगी, और उसके बावजूद भी हम नहीं देखेंगे। क्या करें? हाँ डायरेक्ट भेज देना हमको, और देख के हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे फिर भी। आओ सब नहीं।
देखो जाओगी जाओगी, अरे कलेक्टर बन जाओ ना, वो पूरा दुनिया घूमोगी, पहले घूमोगी, 50 को सेल्फी खींचोगी, क्या है तुमको? मनाली जाके खींच के बोल देना कि हम स्विट्जरलैंड में हैं, बात करता हूँ जैसे हमारे भैया किए थे। है तो सही तो है, करो ना यार, तुमको जो चीज़ ठगी करके भी तुमको खुश करता है, करते रहो। अपने को ठगते रहो, यही पढ़ाई भी यही है, आज पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, कल करते 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 तुम चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। जो ऑडिटर थे, बात है, सेंट्रल सेक्रेटरीट थे, पोस्ट ऑफ तुम्हारा प्रीफेक्ट है, सब परफेक्ट है, ये अभी भी तुम्हारा फ्रांस में, केवल फ्रांस में नहीं पूरा यूरोप में है। तो यानी कि ये जो चीज़ है इसका तो जो असर है तो बहुत बड़ा असर किया है। टेरिटरी जो नेपोलियन ने क्रिएट किए थे, अब ग्लोरी जो एक्वायर्ड किया था उन्होंने मिलिट्री पावर्स से, मानता अच्छा ये फिर से आ गया क्या वही चीज़? ना वही आ गया, सॉरी, हाँ वही आ गया। कोड नेपोलियन इंस्पायर्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोल तो रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म पूरा दुनिया में, इनका जो सिविल वर्क होगा ना, जुडिशरी इज ऑल अबाउट योर टू गिव जस्टिस टू द पीपल, दैट इज अ सिविलियन वर्क्स। तो सिविलियन वर्क्स में इनका इतना बड़ा अहम भूमिका था कि 1804 का जो नेपोलियन कोड था, गजब तुम्हारा यूरोप को तो असर किया ही, वर्ल्ड को भी असर किया ही। फ्रांस का बैंक हो, रोड हो, जो बिल्ड किया था नेपोलियन ने, वो अभी भी तुमको दिख जाएंगे फ्रांस में। वाओ, हाँ, नेपोलियन कोड में यही था, जुडिशरी सिस्टम, कोडिफिकेशन, यही तुम्हारा वेट और मेजर्स का बात था, सभी चीज़ टोटल यही सब चीज़ है। इसको बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी में, क्लास 10 का एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ अपने उसको, सोम्या को, मेरी जो बच्ची है, तो इसलिए मेरे दिमाग में नेपोलियन कोड ज़्यादा है, उसको मैंने पढ़ाया था एक बार। पढ़ाते हो तो माइंड में आ भी जाता है ना। देखो एजुकेशनल, हाँ बिल्कुल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी, एकोल, ये पॉलिटेक्निक बता ही थे, ये अभी भी है फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद म्यूजियम्स वगैरह बना था जो बिल्ड किए थे, अभी भी है पेरिस में, इसलिए बोले थे पेरिस घूमो को। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम इन द होल वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा तुम्हारा हॉल म्यूजियम है जी, जिसको नेपोलियन ने बनाया था। सो गुड ना, ड्यू टू दिस लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, इट इज कमेंटेड हिज सिविलियन वर्क्स वाज बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट। अच्छा, वो क्वेश्चन वहाँ पे गलत था, आंसर क्या था? वो खाली ग्रेनाइट नहीं होना चाहिए था। समझो, रुको, कंक्लूड करते हैं। ट्रीटी ऑफ टिल्किट वाज अ हाई वाटर मार्क ऑफ नेपोलियन करियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, तो बात समझो। तो अब मैं क्वेश्चन पर लौटता हूँ, क्वेश्चन ऊपर। तो क्वेश्चन यही थे तुम्हारे लिए कि इफ मिलिट्री कंक्वेस्ट ऑफ नेपोलियन वाज फ्रजाइल फॉर टेम्पररी, हिज मिलिट्री वर्क ऑन वाज बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट था। वर्ड वहाँ पे मिसिंग है, हाँ, बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट था वो, बस फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट वहाँ पे छूटा है, इसकी वजह से खराब हो गया वो फाउंडेशन, यानी कि बहुत दुरुस्त था। कहने का मतलब ये है, ग्रेनाइट वाला था उसका, फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट, मतलब ये बहुत तगड़ा था उसका। अब यहाँ पे ग्रेनाइट का लिख देगा तो गलत हो जाएगा, नीचे आंसर में दे दिया गया वहाँ पे, तेजी से लिखवाए थे उसमें, इसलिए सब समझ रहे ना। ये देखो, तो नीचे आंसर तो दे दिया तुमको कि देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिखा गया है कि ड्यू टू दिस लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, इट इज कमेंटेड हिज सिविलियन वर्क वाज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ ग्रेनाइट। बहुत तगड़ा फाउंडेशन था, समझ गए ना बात को। तो दूसरा क्वेश्चन से है कि ट्रीटी ऑफ टिल्किट वाज हाई वाटर मार्क ऑफ नेपोलियन करियर। बोला जो ट्रीटी हुआ था टिल्किट का, उस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हुआ है नेपोलियन करियर का। तो क्या है? हाँ बिल्कुल 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 वही वाला। तो इसमें थोड़ा सा बता दिया गया है, थोड़ा देख लो इसमें कि ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो जानते हो कि ब्रिटेन को वो करने का बात था, अकेले करने का बात था, क्योंकि ब्रिटिश गुड नॉट अलाउड टू पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, है ना। गुड्स फॉर तुम्हारा जो कॉन्टिनेंटल यूरोप वुड गो टू ब्रिटेन, ये नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन लगवा दिया गया वहाँ पे। 1806 में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल सिस्टम और ये तुम्हारा कंटिन्यूड चला। हाँ, रिवोल्ट ऑफ परमानेंट हॉस्टिलिटी, यानी कि ये तो अब परमानेंट, अब फ्रांस और ब्रिटेन टक्कर वहीं शुरू हुआ और लंबा चला है ना। सो फार एक्सपांसन या कंक्वरिंग या फिर ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसको, कॉलोनिज्म, ये सभी में दोनों राइवल पावर था। देखो यहीं से शुरू हुआ है राइवल पावर सब।
नावल पावर तो यहीं शुरू हुआ है सभी का, दोनों का, कि एक दूसरे से देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। लंबा तक चला है, 200-300 साल तक चला है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ा। इनफैक्ट नेपोलियन 1806 उधर देखो, उधर बीज बो दिया गया था, इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले इम्पैक्ट हुआ था, और ये और पीक पे चल रहा वही अमेरिका वाला। देखो ना 1806 है अमेरिका वाला, वो उधर। तो नेपोलियन लोग तो विटनेस किया है कि अमेरिका में क्या हुआ, समझ रहे हो ना। तो बात का चीज़ है नेपोलियन सब, मगर वो जस्ट 5-6 साल बाद ही हुआ कि नेपोलियन तो हाथ में सत्ता रख ही लिया था 97 में, और उधर 76 में हो गया है उधर, तो विटनेस तो किया ही था वो। अब देखो कहने का मतलब क्या है, हाँ, ब्रिटेन ऑलवेज पेड ऑफ एंटी फ्रांस यूरोपियन कोलिशन। ब्रिटेन हमेशा तुम्हारा एंटी फ्रांस वाला कोलिशन फर्स्ट सेकंड में वो हमेशा भागीदारी था उसका। सेकंड कोलिशन ब्रिटिश फोर्सेस डिफीटेड सेकंड, वही 1802 में हार गया ब्रिटिश फोर्सेस, जानते हो। 1805 में फिर से थर्ड यूरोपियन कोलिशन बना, जिसमें ब्रिटेन था उसका पार्ट, नेपोलियन डिफीट कर दिया वही वाला। तो नेपोलियन डिसाइड किया कि हम इन्वेड कर दे किसको, ब्रिटेन को। तो बैटल हुआ वहाँ पे, फेल्ड इन डिस्ट्रॉइंग ब्रिटेन। मगर इस बैटल में जो 1805 का बैटल हुआ था, ब्रिटेन को डिफीट तो कर दिया मगर पूरा क्रश नहीं कर पाया ब्रिटेन को। इकोनॉमिक वेपन्स क्या था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, ये ट्रेड और कॉमर्स से ब्रिटेन पावर के लिए। तो कहीं ना कहीं यही सब 1806 में क्या हुआ, फिर बर्लिन डिग्री हुआ था, जिसमें ब्रिटिश गुड्स को प्रोहिबिट कर दिया। कहने का मतलब वही कॉन्टिनेंटल सिस्टम के बारे में तुमको बताने का प्रयास कर रहा है सभी। नेपोलियन वांटेड टू ऐड इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप, मतलब चाहता था कि इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप भी करे, ताकि हम फ्रेंच गुड्स को प्रमोट करें। मगर फ्रेंच गुड्स उस लेवल का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ आया ही नहीं कि उतना प्रमोट कर सकता है उस चीज़ को। तो लोग क्या किए, वही फेल्ड हो गया पूरी तरीके से कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ब्रिटेन हैविंग लार्ज कॉलोनियल एम्पायर, ब्रिटेन पास कॉलोनियल पावर बहुत बड़ा था, वो तो दूसरा साम्राज्य कर लिया था। तो यूरोप फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, तो पूरा यूरोप, क्योंकि पूरा नेपोलियन का पूरा दबदबा था, तो पूरा यूरोप ना सफ़र कर रहा है जी उससे। तो रिवोल्ट, तो पूरा यूरोप सफ़र कर रहा है, तो पूरा यूरोप ही करेगा। अब इस बार कोलिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रिवोल्टिंग अगेंस्ट नेपोलियन एज नाउ लिबरेटर क्या हो गया, वो हो गया, खो गया, काहे का अब लिबरेटर, अब वो सब डिक्टेटर हो गया और बगावत शुरू। तो व्हाट वाज कॉन्टिनेंटल सिस्टम, हाउ इट इफेक्ट नेपोलियन बोनापार्ट, तो कह सकते हो, बहुत बढ़िया से लिख सकते हो तुम लोग। टू हिज पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन यूरोप, नेपोलियन वांटेड टू ऐड हिज इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। आंसर दे दिया, वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी तो यूरोप में चाहता ही था, मत साथ साथ इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप भी करना चाहता था, वही कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा के वहाँ जोड़ दोगे। कॉन्टिनेंटल सिस्टम डेवलप्ड बाय नेपोलियन टू डिस्ट्रॉय ग्रेट ब्रिटेन एंडेड इन डिस्ट्रॉइंग नेपोलियन एम्पायर। करेक्ट बात है, लिख सकते हो। कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड वॉज मिसकंसीव्ड आइडिया ऑफ इकोनॉमिकली डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन, है कि नहीं। ये तो क्या है तुम्हारा मिसकंसीव्ड आइडिया है कि उसको कर देगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेपोलियन इकोनॉमिक वार विथ इंग्लैंड बिगन इट्स अंडर विंग्स, यानी तुम कितना तक लगता है कि नेपोलियन का इकोनॉमिक वार था इंग्लैंड के साथ, वो कितना सही रहा, मतलब कितना, मतलब उसके लिए ही खराब हुआ नेपोलियन के लिए, तो जानते ही हो पूरी तरीके से चौपट हो गया। तो होप सो अब तुम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे यही वाला। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम थोड़ा और डिटेल में जानोगे, ये जान लेते हैं। देखो, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वाज अ मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय नेपोलियन टू डिस्ट्रॉय ग्रेट ब्रिटेन। करेक्ट बात है, इट वाज नेपोलियन इकोनॉमिक वेपन टू डिफीट ब्रिटेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक मैकेनिज्म था, एक तरीका था जो कि नेपोलियन ने क्रिएट किया था ग्रेट ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए, और ये इकोनॉमिक हथियार की तरह काम कर रहा था एज अ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम वाज डेवलप्ड ऑन द पीरियड ऑफ टाइम, द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन इन द, देखो पहला जो स्टेप लिया गया था वो तुम्हारा 1806 में लिया गया था, जहाँ पे बर्लिन डिग्री, बर्लिन मतलब क्या तुम्हारा, बर्लिन कहाँ का जगह है, जर्मनी का। अब पूरा दबदबा है नेपोलियन का वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, लॉ। बर्लिन वाला लॉ पास करके इसने अपना इंटेंशन साबित किया कि नहीं, अब हम कॉन्टिनेंटल सिस्टम करने जा रहे हैं। समझ रहे, फर्स्ट स्टेप। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। द सिस्टम डिड नॉट इन्वॉल्व इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ ब्रिटेन, इसमें पूरी तरीके से नहीं था कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे। इट जस्ट प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ, यही बाद में जाकर बड़ा बना, यानी कि पहली बार जो हो रहा है तुम्हारा ये 1806 में हो रहा है इनिशियल, अब बाद में यही चीज़ बढ़ते गया तो पूरा ब्लॉक किया गया, ये इनिशियल स्टेज है जी। तो सिस्टम डिड नॉट इन्वॉल्व इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ ब्रिटेन, इट जस्ट प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप। जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, जो कॉन्टिनेंट पूरा एक तरह से एक समान है कॉन्टिनेंट, क्योंकि ब्रिटेन तो कभी यूरोप का पार्ट रहा ही नहीं, वो तो अलग है तुम्हारा एरिया। तो बोला कि
हमारे कंटिनेंटल यूरोप में हम घुसने नहीं देंगे, वुड्स प्रोहिबिट करेंगे, रोकेंगे, और यही जाकर बाद में और तेजी पकड़ता है तो पूरा उसको बाइकआउट ही कर देते हैं। तो क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो जो हॉस्टिलिटी तुम्हारा जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में था, यही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। नंबर 1, ब्रिटेन एंड फ्रांस ट्रेडिशनल एनिमीज रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं होना चाहिए तुम लोग को। चाहे वही देखो, लिखा तो है 7 ईयर्स का वार होना कनाडा में, है ना, या फिर एक्सपांसन होना, जाना वहाँ से ढूंढना, अमेरिका को ढूंढना, उसमें भी तो बहुत राइवल था। तो फाइट अ लार्ज नंबर ऑफ वार्स एंड बैटल्स इन 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे बैटल्स हुए थे, वार्स, और ऑस्ट्रियन सक्सेशन में ऑस्ट्रिया को जीतना है उसमें भी हुआ था। तो 1746 से 48 ये भी हुआ था, 7 ईयर वार हुआ था। यानी कि ऑस्ट्रियन सक्सेस, यानी कि ऑस्ट्रिया जो एम्पायर इतना बड़ा बना कर रखा था, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रियन एम्पायर को गिराने का बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा था, नेपोलियन ने वो कर दिखाया। तो उसमें ब्रिटेन भी आ रहा था कि ऑस्ट्रियन खत्म कर देंगे तो इधर का पार्ट हम भी ले लेंगे। तो वो कब हुआ था तुम्हारा, एट द मिड ऑफ, ऐसे कह सकते हो, एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, बीच का मिडल ऑफ द, देखो ना 1746 से मिडल नहीं आएगा गधा, उधर भी देखते रहो ना, याद करने का तरीका बता रहे तुम लोग को। और उसके बाद तुम जानते हो 7 ईयर का वार चला ही है कनाडा में, और उसके बाद वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस में तुमको दिख ही गया था, वाशिंगटन के बाद जो एपिसोड हुआ, हाँ हेल्प किया था, लेसिंगटन वगैरह, बिल्कुल बंकर हिल था उससे पहले वाला, हाँ है ना। तो हॉस्टिलिटी जो हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ये लंबा चला है, हाँ फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद भी चला है। ब्रिटेन वॉज अ पार्ट एंटी फ्रांस यूरोपियन, हमेशा एंटी रहा उसका, क्यों चाहता था कि ये दूसरा यूरोप में फैल जाएगा तो दिक्कत होगा, बॉर्बन डायनेस्टी को रिप्लेस करो, वो करो, फिर से रिस्टोर करो। नेपोलियन इंजॉयड मिलिट्री सुप्रीमेसी इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, ही डिफीटेड ब्रिटिश फोर्स रिपीटेडली, यानी कि बताओ फ्रांस ने हरा दिया था, रिपीटेडली हराया है। अब 1802 का बात कर लो, ब्रिटेन फोर्सेस वाज डिफीटेड बाय नेपोलियन, ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया था। ब्रिटेन एक्सेप्टेड पीस ऑफ एमिनियर, ये तुम्हारा जगह का नाम है, वो एक्सेप्ट किया था। एज पर दिस प्रोविजन द पीस ब्रिटिश प्रॉमिस टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल मैटर एंड नेपोलियन सुप्रीमेसी रिकॉग्नाइज, हम इसके गणित से दूर रहेंगे और हम स्वीकार करते हैं कि नेपोलियन सबसे सुप्रीम पावर है ना। और फिर थर्ड कोलिशन फॉर्म हुआ यूरोप का, यानी कि सेकंड कोलिशन में देख रहे हो तुम लोग क्या हुआ। अब जो थर्ड यूरोपियन कोलिशन हुआ वो फॉर्म हुआ तुम्हारा फ्रांस अगेंस्ट 1805 में हुआ था। ब्रिटेन वाला उसमें ब्रिटेन पार्ट था। द प्रॉमिस मेड दैट थ्रू वाज नॉट केप्ट, मगर जो ये प्रॉमिस जो किया था 1802 में कि हम यूरोप में नहीं आएंगे कॉन्टिनेंटल सिस्टम में, तो प्रॉमिस तोड़ा है ब्रिटेन ने। अब देखो नेपोलियन न्यू वेरी वेल दैट ब्रिटेन वुड नॉट स्टॉप फ्रॉम इंडल्जिंग, वो पता था ये ससुरा मारने वाला है नहीं, जो बात ये आ जाएगा घूम फिर के कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो इसका तो बता दी तुम पर बीच कब हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर बता तो दिए थे गधा अभी तुम लोग को। 1806 में एक आया प्रपोजल आया बस, ठीक है। अब मगर उससे पहले देखो वार हुआ तो 1802 में तो बोल ही दिया है ना कि हम करेंगे। तो अब ये लोग को लगा कि यस हम सुप्रीम हो रहे हैं, तो अब इस जगह को एक कर दो। एक जगह एक करने में 2-3 साल तो लग ही जाएगा जी, समझ रहे हो ना। यूरोप है जी, छोटा चीज़ है क्या। और उस समय अभी उतना टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी तुम्हारी इतनी ज़्यादा कि बहुत जल्दी कर देगा, 2 साल 1 साल जो भी। उस समय कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी, उसमें करना इट्स सो डिफिकल्ट ना। तो होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। उसको देखो जब थर्ड कोलिशन बने, यूरोपियन कोलिशन बने 1805 का, तो उसमें क्या था कि ब्रिटेन वॉज अ पार्ट ऑफ डैट। क्योंकि पता था ये कि ये नहीं मानने वाला है, ये बाद में आएगा इंटरफेयर करने के लिए, समझा। यही हुआ। तो इंडल्ज इनटू द योर एंटी फ्रांस एक्टिविटीज टिल द टाइम ब्रिटेन मेन वाज, जब तक ब्रिटेन का मेन लैंड जो है जब तक पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए तब तक ये आते रहेगा यहाँ पे, बर्बाद कर दो इसको, समझे ना। अब उसके बाद देखो इसका चेंज हो जाता है नेपोलियन का मिजाज। क्यों 1802 में तो हुआ था पीस साइन, उसमें तो आप हमको मान लिए थे, और फिर 1805 में क्यों आना पड़ा आपको। तो इन 1805 देखो क्या हुआ, नेपोलियन मोबिलाइज इंटायर फ्रेंच नेवी टू इन्वेड ब्रिटेन। चलो कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि क्या ये कोलिशन बनाएगा। बट दिस फ्रेंच नेवी वाज डिफीटेड। आओ घर में आओ, तुम करो, डिफीट कर दिया, क्या मजाक है क्या ब्रिटेन, ठीक है, डिफीट कर दिया। एंड डिस्ट्रॉय बाय ब्रिटिश नेवी लेड बाय, ब्रिटिश नेवी का जो भी था तुम्हारा एडमिरल विल्सन जो थे, वो हालत खराब कर दिया।
विद दिस डिफीट ऑफ फ्रेंच नेवी ड्रीम ऑफ नेपोलियन टू कॉन्क्वर ब्रिटिश मिलिट्रीली सेटल्ड, जो सोच रहा था कि हम ब्रिटेन को कंट्रोल कर देंगे, वो इच्छा धरा का धरा रह गया, उसका बर्बाद हो गया। नाउ अब तुम्हारा कॉन्टिनेंटल सिस्टम की तरफ बढ़ा वो, समझ में आया ये। अब तो हम वहाँ जाके तो हम नहीं कुछ कर पाए, अब हम अपना यूरोप को ही संभाल कर रख लेना, यहाँ आएगा तो देख लेंगे, घेर लेंगे, ताकि जंगल में अपना कुतवा भी शेर होता है ना। अब उस एरिया में जाकर तो हम पूरा चित हो गए आगे, अब अपना एरिया में आ रहे हैं तो अब कोपचे में ले लो उसको। अब आप देखें मगर ये कोपचे में लेना बहुत महंगा पड़ गया उसको, बस गया। देखो अब यहाँ से बीज बोया गया है, यानी कि तुमने क्या देखा उसमें 1806 वही 1800 वही है वही है क्यों? क्योंकि हार गया वो, मेनलैंड पे अटैक नहीं कर पाया, किया अटैक जीत नहीं पाया उसको। तो नेपोलियन बिलीव दैट द रियल सोर्स ऑफ ब्रिटिश जो स्ट्रेंथ है उसका ट्रेड और कॉमर्स ही है। यदि हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे ब्रिटिश ट्रेड को तो नेपोलियन तो आराम से हम ब्रिटिश का मेन जो लैंड है जहाँ पे इतना एतराता है, इतना पावरफुल है, उसको हम सब्जुगेट कर देंगे, है ना। जेब में पैसा नहीं है तो बाबू सब शांत है, यही होता है। तो यही करने का प्रयास किया था, और यहीं से बर्लिन डिक्री, यहीं से 1806 में नेपोलियन ने ऑर्डर किया जारी, बर्लिन डिक्री, ठीक है। और ब्रिटिश गुड्स पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया, नहीं आएगा, ताकि ब्रिटिश इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सके। आई होप समझ में आ गया होगा तुमको। तो वहाँ बर्लिन डिक्री बताया है, मैं उससे पहले कॉलोनी बताने का प्रयास किया कि क्या क्या ऐसा हुआ कि ये लाना पड़ा उसको, क्योंकि हम मेनलैंड को जीत नहीं पाए, अब यहाँ उसको रखना चाहते हैं। और इससे क्या होगा कि अब ये और दुरुस्त हो जाएगा, डिग्री और 1806 के बाद और ये तगड़ा होते जाएगा, और अब एंटी फ्रांस कोलिशन और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि चाहेगा भाई मेरा तो सामान ही नहीं ले रहा है, हालांकि इसके पास ऑप्शन है, इसके पास कॉलोनी है, और फिर भी जो यूरोप जो देगा बेटर देगा ना। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका देखते हैं कि कंटिनेंटल सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय नेपोलियन टू डिस्ट्रॉय ब्रिटेन, बट इन रियलिटी इट एंडेड अप इन डिस्ट्रॉइंग नेपोलियन एम्पायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। ब्रिटेन कम अंडर इमेंस प्रेशर इनिशियली, शुरू में तो बहुत दिक्कत में आ गया वो, होगा क्योंकि तुम पूरा रोक दिया चीन सिस्टम को, तुम अपना ट्रेड को ही रोक दिया उसको, शुरू में दिक्कत हुआ। ब्रिटिश एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय अराउंड 33%, ठीक है 33, बट ब्रिटेन कुड समवेयर सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ द हाई एक्सटेंसिव कॉलोनियल एम्पायर। मैंने बोला सर्वाइव कर गया, जितना आइटम तो भाई बिक गया, उसके पास ऑप्शन है, 33% तो गिरा है ना। नेपोलियन was expecting that blockade imposed on British goods would pave the way for the rapid growth of the French industries and he would successfully in adding economic dictatorship to his political supremacy। क्या बोल रहा है, बात सबने बहुत बढ़िया बात किया है कि नेपोलियन सोच रहा था कि जो ब्लॉकेट करवा देंगे उसको ब्रिटिश गुड्स को, इससे हमको फायदा मिलेगा, हमारा इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, फ्रेंच इंडस्ट्री उसका बढ़ा ही नहीं, और क्या सोचा कि हम इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप कर देंगे पूरी तरीके से, कि हम ही सामान बना रहे हैं, हम ही बेच रहे हैं यूरोप में, हमारा ही मार्केट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंच इंडस्ट्री कुड नॉट ग्रो विथ रिक्वायर्ड स्पीड, जो स्पीड चाहिए उस स्पीड से बढ़ा ही नहीं। इट कुड नॉट फुलफिल द गैप, जो गैप्स क्रिएट हो गए थे, क्योंकि आपने रोक लिया था ब्रिटिश गुड्स, तो गैप क्रिएट हो गया, ये फुलफिल कर ही नहीं पाया लोग का डिमांड। बहुत जल्दी लोग आ गए सड़क पे, कॉमन मासेस स्टार्ट फेसिंग एक्सट्रीम इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत दिक्कत होने लगी। हाँ तुम्हारा इंडस्ट्री उस लेवल का है ही नहीं, तुम 10 रुपये में जो चीज़ लेते थे अब तुम 50 रुपये में ले रहे हो, तो बोलेगा ही तुमको। हम तो उस दिन बोले थे चाइनीज़ ऐप्स के बारे में भी, चाइनीज़ मोबाइल के बारे में भी, है ना। तो उस समय अभी जो इतना बड़ा डिग्राबाजी करता है सभी लोग कि चाइनीज़ वाला मेरा वो बंद करवा दीजिए आप, है ना। अब तुम सच में बंद करवा के देखो, वही जो आज बड़ा राष्ट्रवाद का बात करता हो, वही बोला कि हो यार हमारा बेटी यूज़ नहीं कर पा रही, हो हमारा लड़का यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो बोलने वाला चीज़ है। क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट में क्या होता है, राष्ट्रभक्ति अपने जगह पे है, राष्ट्रभक्ति अपना जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्री मजाक चीज़ से थोड़ी आया है, बहुत मेहनत करके आया है। मगर जब होगा आपका सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, तो कोई भी प्रीफर करेगा गुड्स को, अच्छा ही है कि नहीं है। तो यही चीज़ हुआ कि एक्सट्रीम इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करना शुरू कर दिया यूरोप में लोग। नेपोलियन ट्राई टू सप्रेस द वॉइस ऑफ पीपल, आदमी को दबा रहा मिलिट्री पावर यूज़ करके। ये अप्रोच पसंद नहीं आया लोग को, दिस अप्रोच टुक हिम टू रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। और यहाँ से नेपोलियन का एक गलत छवि बना, जो कि हिस्ट्री याद करता था, देखो नेपोलियन ने क्रश किया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था नेपोलियन को। यानी कि नेपोलियन इतना बढ़िया काम करने के बाद जो क्रश किया है ना, ये और गिर गया इसका छवि, और हिस्ट्री में इसका गलत नाम आ गया। ही लॉस्ट मास सपोर्ट।
अब जो मास सपोर्ट से इतना यूरोप साथ है, तो इसका मतलब मास सपोर्ट है ना जी। भले ही आप डिक्टेटर हो, मास सपोर्ट होगा तभी तो रह सकते हो ना। तो यहाँ से मास सपोर्ट होना शुरू कर दिया। इन एब्सेंस ऑफ मास सपोर्ट नेपोलियन कुड बी डिफीटेड बाय द, अब मास सपोर्ट नहीं है, जब फोर्थ यूरोपियन कोalition बनेगा तो बैटल ऑफ लेवलिज और वाटरलू में पूरी तरीके से नेपोलियन एम्पायर सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी ही उस तरफ चला गया। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कितना है? हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने एक दिन का क्लास कर लिया इसमें। चलो ठीक है, रहने दो।